जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सिक्स्थ सेशन है SK22 का। सो लेट्स स्टार्ट। 61st MCQ हमने डिस्कस करना है। विच ट्यूमर मार्कर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कॉलन कैंसर। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना तो CEA। ठीक है। बाकी आपका लिवर कैंसर में जो आपका है, क्या कहते हैं, पेटोसेलुलर कार्सिनोमा, उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन है। ठीक है। और जो ओवेरियन है वो CA 125। ठीक है, 125 फॉर ओवेरियन। उसके अलावा PSA फॉर द प्रोस्टेट कैंसर है। ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स का आप देख लीजिएगा। बीटा HCG होता है टेस्टिकुलर कार्सिनोमा वगैरह में। ठीक है। और इस तरह के जितने भी हैं ना वो देखते जाइएगा। एक आधा सवाल इन पे आ जाता होता है। मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इंक्लूड, जो टिपिकल मार्कर्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं और जो ज्यादा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है, वो इंटरफिरॉन और आपका है इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन वगैरह जितने भी है ना वो। बाकी CRP भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर भी है, इन्फेक्शियस मार्कर भी है। कॉम्प्लीमेंट वगैरह तो फिर अलग आ जाते हैं। कीमोथेरेपी रिड्यूसेस कैंसर सेल्स प्राइमरीली बाय एपोप्टोसिस से होता है ये सारा प्रोसेस। ठीक है। अच्छा जी। उसके अलावा ये है, विच एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अच्छा, ये इसमें होता है, ये एंटी थ्रोम्बोटिक यूजली नहीं होते, दे दे आर एंटी कोएगुलेंट्स। शायद वो रिकॉल का होगा या शायद CPSP ने एंटी थ्रोम्बोटिक ही लिख दी होगा, लेकिन यूजली। और वो थ्रोम्बोटिक्स, थ्रोम्बोलिटिक्स वो वाले हैं ना, वो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एल्टिप्लेज वगैरह वो। खैर, कौन सा करता है जी? हेपरिन करता है। और कौन सा होता है? हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हिट जो होता है। ठीक है। क्या होता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपरिन? तो कुछ दिन के बाद ग्रेजुअली प्लेटलेट्स आपके बतदरीज गिरना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे आपको पता लगता है कि अच्छा ये हिट हो गया, यानी हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो। ठीक है। अच्छा जी। वारफरिन आपका विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर्स के थ्रू करती है, और पीटी एपीटीटी को डिरेंज वगैरह करती है, INR को डिरेंज करती है। ठीक है। एस्पिरिन तो कुछ ऐसा कुछ नहीं करती, इतना ज्यादा कर सकती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लेकिन माइल्ड सा उसका वो है। और क्लोपिडोग्रिल का भी बहुत माइल्ड सा है। तो इन सब में जो ज्यादा चांस है वो हेपरिन के साथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज पोटेशियम लेवल्स टेम्पोरेली? यस डी। आपका जो इसमें होता है ये एक्सरसाइज से। इवन मैंने एक अपने वो स्टूडेंट्स को MCQ भी दिया था कि एक अच्छी मसल बिल्ड का पेशेंट है, मतलब एडल्ट है, एडल्ट विद गुड मसल बिल्ड। ठीक है। आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक है। ही डेवलप्ड डिस्निया। ठीक है। और ECG जो है वो उस पे चेंजेस जो थी वो टिपिकल थी हाइपरकेलेमिया की। ठीक है। मतलब वो आगे दिया हुआ था। तो ये इस तरह के MCQs भी डिफरेंट जगहों पे आ जाते होते हैं। ठीक है। तो हाइपरकेलेमिया आफ्टर रिगोरस एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज के साथ नहीं होता ये, आफ्टर रिगोरस एक्सरसाइज। ठीक है। और अच्छी बिल्ट हो ज्यादा तो उसमें ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है। तो ये आपका आफ्टर रिगोरस एक्सरसाइज जो है ना, आपका ये चांस होता है। ठीक है। उसके अलावा डायूरेटिक्स तो नहीं करते यूजली, कुछ हैं भी, लेकिन जो आपके जैसे पोटेशियम स्पेरिंग है, लेकिन वो उसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इसने। और इंसुलिन तो आप लोग वार्ड्स में काम करते थे, आप इंसुलिन तो हाइपरकेलेमिया के जबकि ट्रीटमेंट में यूज कर रहे होते थे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हार्मोन दैट कॉजेज इंट्राहेपेटिक प्रोटीन सिंथेसिस अलोंग विद एक्स्ट्राहेपेटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इज। तो कॉर्टिसोल आपका कैटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है। कॉर्टिसोल। अच्छा, उसके अलावा जो कॉर्टिसोल है, आपने उसको पता होगा कि स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है। तो जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें ओबेसिटी का चांस भी होता है, ओबेसिटी या वेट गेन का। क्यों? क्योंकि आप जब स्ट्रेस लेते हैं तो आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज वो होता है। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है साथ में कॉर्टिसोल के बारे में, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा जी।
ओके, आ हार्मोन, अच्छा, विच इंटेस्टाइनल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो ये एम सेल्स हैं, ठीक है। दे प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द पायर पैचेस। एम सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, एम सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू पायर पैचेस, ठीक है। A patient presents with pleural effusion and TB symptoms. The appropriate management is, तो अगर टीबी के है, इस तरह डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें डेफिनेटली उसने सिम्टम्स कोई दिए होंगे टीबी के, या फिर साथ में उसने कोई एडीए लेवल्स का बताया हुआ होगा कि वो रेज्ड हैं, और या एडीए लेवल्स रेज्ड हैं, या टिपिकल हिस्ट्री, ग्रेजुअल हिस्ट्री सी दे के साथ उसने आपको जो आपकी एग्जुडेटिव, ट्रांसुडेटिव, एग्जुडेटिव, एग्जुडेटिव जो है वो प्लूरल एफ्यूजन का बताया होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह की चीज बता के तो उसने पूछा होगा शायद, तो ये एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स वगैरह आप इसमें, ठीक। अच्छा जी, द मेजर ब्लड सप्लाई ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज वायर। तो ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के थ्रू होती है। हीमोफिलिया इज एसोसिएटेड विद, इसमें एपीटीटी आपका रेज्ड होता है। अगर एपीटीटी भी बढ़ा हुआ और बीटी भी बढ़ा हुआ, ब्लड ब्लीडिंग टाइम भी, तो ये वॉन विली ब्रांड डिजीज होती है इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू, ठीक है। तो ये नीचे एक्सप्लेनेशन सारी डिफरेंस दी हुई हैं। वारफेरिन मॉनिटरिंग आईएनआर से होती है, ठीक है। और सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी लीड्स टू डिक्रीज लंग कंप्लायंस, ठीक है। सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी होती है, वो आपकी लंग कंप्लायंस को डिक्रीज करती है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद bilateral undescended testes and a history of inguinal hernia. This condition most likely indicates a defect in ये ट्यूनिका वेजिनालिस में डिफेक्ट होता था, पेटेंट। अच्छा जी, हेपरिन इज नेचुरली रिलीज बाय मास्ट सेल से नेचुरली रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा जी, एस्पिरिन प्राइमरीली इफेक्ट्स, अच्छा इसमें आप एराकिडोनिक एसिड का पाथवे जो है ना, वो सारा देख लीजिएगा। वो उसमें आपको इसके सारे ल्यूकोट्राइन्स का भी पता लग जाएगा, वो सारा। तो यूजली ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इफेक्ट करती थी, थ्रोम्बोएक्सिन A2, और ये हमने पेपर 1 में भी देखा था, जो अभी हमने डिस्कस किया पेपर, उसका जो पहला पेपर था, यानी हमने सबसे पहला जो पेपर डिस्कस किया था 5 जनवरी की इवनिंग वाला, उसमें भी हमने देखा था, ठीक है। एडिमा इन द किडनी डिजीज विद प्रोटीनूरिया इज ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। जब आपका प्रोटीन लॉस होता है तो आपका ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। हाइपोकैलिमिया इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, डाइजॉक्सिन। और डाइजॉक्सिन के साथ ईसीजी में कौन सी चेंज आती है एक, जो टिपिकल चेंज होती है इसकी, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की। रिवर्स्टिक साइन पढ़ा था आपने कभी? अच्छा, नहीं पढ़ा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पी है आपका, ठीक है। ये फिर आगे सेगमेंट दोबारा इसी तरह जैसे होता है। तो ये आपका तकरीबन जो है, ये ऑलमोस्ट रिवर्स्टिक बन रहा होता है, ठीक है। सो की वजह से इस चेंज को, जो आपकी ये डाउन स्लोपिंग एस टी सेगमेंट होता है, और टी इन्वर्जन होती है, या फ्लैटनिंग होती है, ठीक है। और ये डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में आता है ये ईसीजी का साइन ना, तो इसको ये रिवर्स टिक कहा जाता है, ठीक है। ये टिपिकल है, अगर कभी रिवर्स टिक के नाम से सिर्फ आ जाए तो ये टिपिकल डिजिटलिस टॉक्सिसिटी का साइन। अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद, okay, a patient presenting with heart failure, pulmonary edema and lung crackles is best managed by, ठीक है। तो ये लूप डायूरेटिक्स आप देते होते थे, ठीक है, लूप डायूरेटिक्स आप देते थे। और क्या है एक्यूट हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट,
ऑक्सीजन इनहेलेशन होती है उसमें, लूप डायूरेटिक्स फुरेसमाइड होते हैं, और इसके अलावा आप मॉर्फिन वगैरह दे के थोड़ा सा, ताकि उसका एंजाइटी कम हो, इरिटेबिलिटी कम हो, थोड़ा सा एंक्शियसनेस कम हो, तो ताकि सुकून आएगा, तो कार्डियक डिमांड ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ठीक है। एक ये होता था, और दूसरा नाइट्रेट्स, ये आपका एक्यूट हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, बीटा ब्लॉकर्स आपने एक्यूट हार्ट फेलियर में कभी भी नहीं देने होते, ठीक है। दे वर्सन द एक्यूट हार्ट फेलियर, ठीक है। द मेन न्यूरोट्रांसमीटर मीडिएटिंग सिंपैथेटिक इफेक्ट्स ऑन द हार्ट इज, ये एड्रेनालिन है, ठीक है। अच्छा जी, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक इज आई एम एड्रेनालिन, आई एम। ओके, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक इज आई एम एड्रेनालिन। ये मेरे ख्याल में रिकॉल एमसीक्यू था ना, तो इसकी वजह से यूजली आई एम यूज होता है, ठीक है। आईवी के काफी साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल ज्यादा होती है, तो आईवी यूजली हम नहीं देते, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें ना, आप एनाफिलेक्टिक शॉक में एक यही बात हम करते जाएं कि नॉर एड्रेनालिन क्यों नहीं देते, नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रीन। अच्छा जी, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो फिर आगे आपको कभी भी मसला नहीं करेगा। देखिए, आपका जब भी एनाफिलेक्टिक शॉक होता है ना, तो क्या होता है, दो दो तरह से आपका सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना। एक तो वेजोडाइलेशन होती है आपकी, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के लेवल पे इशू होता है। दूसरा आपका क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी तो होती है ना, ब्रोंकोस्पैज्म होता है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब आपने ये देखना है कि आपके रिसेप्टर कौन कौन से हैं, कहाँ पे कौन कौन सा रिसेप्टर है, ठीक है। अच्छा जी, आपकी ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके रिसेप्टर हैं आपके अल्फा 1 और H1, ठीक है। और ये आपकी है ट्रेकिया, ब्लू से करता हूँ ताकि ब्लू यूजली साइन होता है ना उसका, रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन का, ठीक है। अच्छा जी, ये ट्रेक आपका ये ब्रोंकाई और ये वो सारा सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से होते हैं, इसके स्मूथ मसल में आपके पास दो तरह के यहाँ रिसेप्टर होते हैं, एक H1 है और एक है बीटा 2, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपका सारा का सारा सिस्टम हो रहा होता है ना, अब आपने करानी है ब्रोंको, अब वेजोडाइलेशन भी है, ठीक है, और साथ में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी है। आपको एक ऐसा एजेंट चाहिए जो कि आर्टरीज के साथ साथ आपके जो ये बीटा 2 एगोनिस्ट है ना, इस पर भी इफेक्ट करे, ठीक है। तो आपका, ताकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रिलीव हो, आप सेल्ब्यूटामोल जो देते हैं अस्थमा की मैनेजमेंट में, वो क्या है, दैट इज अ बीटा 2 एगोनिस्ट। तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो बीटा 2 एगोनिस्ट भी हो साथ में, जिसका बीटा 2 पे भी फंक्शन हो, ताकि वो साथ में आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी रिलीव करे। अब नॉर एड्रीनालिन का रिसेप्टर जो है ना, वो है अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1। इसके पास बीटा 2 की ऑप्शन नहीं है, जबकि एड्रीनालिन के रिसेप्टर्स पे करता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। अब एड्रीनलिन के पास सिर्फ आपके पास बीटा 2 की ऑप्शन है के पास, बाकी तीन सेम है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1। इसका भी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 है। तो तीन रिसेप्टर सेम है। चौथा जो एड्रीनलिन को एडवांटेज है, दैट इज ऑफ रिसेप्टर बीटा 2। तो बीटा 2 आपके एक्ट करेगा रेस्पिरेटरी उस पे, ट्री पे, और सारा यानी ब्रोंक्यूल्स वगैरह पे, और ब्रोंकाई वगैरह पे, वहां से वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रिलीव करेगा। आपने पेशेंट को हार्ट, उसका जो रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन है उधर से भी उसको बचाना है, ठीक है, कि डेथ ना हो ना, रेस्पिरेटरी फेलियर से डेथ ना हो। तो दैट इज वाई आप एड्रीनालिन को प्रेफर करते हैं ऐसी सिचुएशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
अब आपको कहीं भी इसमें से सवाल घुमा फिरा के भी देगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों एड्रेनालिन नहीं देना, सॉरी एड्रेनालिन देना और नॉर एड्रेनालिन नहीं देना। ठीक है। द लेटरल डायमीटर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज इंक्रीज बाय, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल से होता है, ये नीचे सारा पढ़ लीजिएगा। दिस इज ये जो है ये एनाटॉमी का प्योर रट्टे वाले चीजें हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक्टिवेशन ऑफ काइनेंस एंड द क्लॉटिक कैस्केड इज इनिशिएटेड बाय, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एमबीबीएस में भी हम इस एमसीक्यू का ये आता होता था, हेजीमैन फैक्टर। ठीक है। फैक्टर 12, रिपीटेड स्टिमुलाई कॉजिंग कंट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन इज टेटनिक कंट्रैक्शन। ठीक है। टेटनी में यही होता है कि रिपीटेड आपकी कंट्रैक्शन हो रही होती है, रिलैक्सेशन नहीं हो रही होती। विच हार्मोन डिक्रीजेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, तो ये सीक्रेटिन था। और गैस्ट्रिन आपका होता था जो इंक्रीज करता था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था पिछले कुछ एमसीक्यूज में, कि जब आप डाइट फाइबर डाइट ज्यादा लेते हैं तो वो भी आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज इंक्रीज बाय सेरोटोनिन। तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम में जो डायरिया हो रहा होता था वो भी इसलिए हो रहा होता था क्योंकि सेरोटोनिन आपकी उसमें रिलीज होती थी, और सेरोटोनिन इंक्रीजेस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। विच पार्ट ऑफ द स्टमक प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर, ये फंडस भी करती है और बॉडी ऑफ स्टमक होती है, दोनों में जो है वो पैराइटल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। चलिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इसोफेजियल स्पैज्म इज निफिडिपिन। ठीक है। A patient presents with sudden severe upper abdominal pain radiating to the back and markedly elevated serum amylase and lipase। मेरे ख्याल में ये तो बता डिस्कस करने वाला है ही नहीं। अच्छा जी, एस्टीरियोग्नोसिया विद राइट लेफ्ट डिसोरिएंटेशन इंडिकेट्स अ लीजन इन द डोमिनेंट पैराइटल लोब। ट्रीटमेंट ऑफ एस्पिरिन टॉक्सिसिटी इंक्लूड, आपने एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन करनी होती थी, आप उतना ही पढ़ते थे कि एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन शॉर्ट फॉर्म में, तो वो किससे होती है? बाइकार्बोनेट से। ठीक है। द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग एन इंडिविजुअल मसल फाइबर इज एंडोमीजियम। ठीक है। नीचे वो सारा उसने डिटेल दी हुई है, एनाटॉमी का आपका टिपिकल सवाल। इन अ chronic smoker undergoing bronchoscopy, the most common histological change observed is, ये इसका ना स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है स्मोकर्स में। तो ये आपका मेटाप्लेजिया मेनली होता है, एंड दैट अकर्स इन, जिस मेटाप्लेजिया क्या होता है, एक आपकी जो लाइनिंग है वो दूसरी लाइनिंग के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है। मेटाप्लेजिया इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम टू अनदर, साथ ही उसने ये सवाल भी दे दिया है। In patients with chronic acid reflux, epithelial metaplasia of the esophagus most commonly develops gastroesophageal junction पे। ठीक है। A patient presents with sudden onset red eye accompanied by, अच्छा ये पुअर रिकॉल है, ये इसकी कोई तुक नहीं बन रही थी इस सवाल की ना एज सच, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी कोई हो तो इन्फेक्शियस आप कह सकते हैं, लेकिन ये सारे ही बन रहे हैं और सारे ही नहीं भी बन रहे। ठीक है। अच्छा, in a patient taking captopril and an ACE inhibitor, which effect on the heart is expected, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है। अच्छा जी, नेल्सन सिंड्रोम क्या था? नेल्सन सिंड्रोम में आप दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स को खत्म करते हैं। ठीक है, बोथ एड्रिनल ग्लैंड्स आर रिमूव्ड, और उसके बाद क्या होता है, आपका एसीटीएच, जाहिर बात है जब आपका ये इसके लेवल पे आपका यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, कॉर्टिसोल वगैरह ये वो चीजें जब नहीं बन रही आपके पास, तो क्या होगा, एसीटीएच की जो आपके एड्रिनल के आपके हार्मोन है वो नहीं बनेंगे यहाँ से, तो आपका एसीटीएच बढ़ेगा, क्योंकि उसको ये सिग्नल जाएगा कि यहाँ से सिक्रीशन क्यों नहीं हो रही, मैंने बढ़ानी है, तो एसीटीएच रेज करेगा। लेकिन आगे सिक्रीशन कैसे हो, आगे से तो आपने वो रिमूव कर दिया, जो जिस चीज ने हार्मोन प्रोड्यूस करना था वही बढ़ाई हुई है, तो ये कांस्टेंट स्टेट में ही एसीटीएच बढ़ा रहेगा, जो कि फाइनली फिर एनलार्ज पिट्यूटरी के अंदर रिजल्ट करेगा। और एनलार्ज पिट्यूटरी जो है आपके ऑप्टिक कैज्म वगैरह पे जो वो प्रेशर वगैरह डालती है, और वो बायलेटरल हेमियोनोपिया करती है। ठीक है। तो नेल्सन सिंड्रोम ये इसका बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी। ओके। अब पॉजिटिव टू बर्कलिन स्किन टेस्ट, ये डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 4 था। ठीक है।
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, पिछले पेपर में भी थे, दो तीन थे, अगले में भी, अब ये इसमें भी आया हो, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कौन सा किस में हो रहा है। एमोर्फस डेंसिटीज हमने पहले पेपर में ये आ गया था, ये एमसीक्यू उधर ही डिस्कस हो गया था, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में होता है। निसल सब्सटेंस इज लोकेटेड इन, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लोटिंग आफ्टर कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। द मोस्ट लाइकली कॉजेज, ये टिपिकल सिनेरियो है डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने पर ब्लोटिंग, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है। चलिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज में जो आपका होता था, वो क्या होता था कि अगर पेप्टिक अल्सर होता था तो आपका अ, उसमें ये था कि अगर गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक लोकेटेड अल्सर है तो वो आपका इंक्रीज होती थी पेन खाने के साथ, और अगर वो पेप्टिक अल्सर है तो वो पेन जो थी खाने के साथ इंप्रूव हो जाती थी। ठीक है। A patient with axillary injury presents with loss of index finger flexion and decreased sensation on the lateral palm। ठीक है। तो लेटरल पाम में कौन सी इन्वॉल्व थी, आपकी मीडियन नर्व होती है। ठीक है, लेटरल हाफ को करती है ना, लेटरल हाफ नहीं, ये बल्कि उस तक आती है इसकी सेंसेशन, मीडियल नर्व की मतलब सेंसेशन जहाँ जहाँ भी आ रही है ना, वो सारी इन्वॉल्व है। ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन एनाफिलेक्टिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक में टैकीकार्डिया होता है, जो कि आपका कार्डियक आउटपुट इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। ठीक है। और जो उसकी वजह से मतलब ओवरऑल आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है। और हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होगा, डिक्रीज वॉल्यूम होता है आपके पास। ठीक है। और उसकी वजह से डिक्रीज प्री लोड होगा तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा जी, स्लो वेव स्लीप इज प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय सेरोटोनिन। ठीक है। ये स्लीप के भी ये जो आ जाते हैं एमसीक्यूज, ये लाजमी करने वाला है, और इसमें अच्छी नीचे एक्सप्लेनेशन सारी दी हुई है, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब राफे न्यूक्लियस जो है आपका, वो स्लीप सेंटर को उधर उधर देख रहा होता है। ठीक है। साथ राफे न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड है न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, ये सेरोटोनिन है, ये अभी हमने देखा है। ठीक है। इस अलावा बाकी भी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये देख लीजिएगा। ब्लड विजन इन ग्रेव्स डिजीज मे बी ड्यू टू ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन। ठीक है। ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन क्यों होती है ग्रेव्स डिजीज में भाई, आंखन, अच्छा, ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन क्यों होती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है। और वो क्या कराते हैं, आपके पीछे ऑप्टिक नर्व के आसपास गैग्स वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं। जब आपका इन्फ्लेमेशन चलती रहती है ना, तो गैग्स वगैरह बढ़ जाते हैं। अब गैग्स क्या करते हैं, गैग्स क्या होते हैं, ग्लूकोस अमाइनोग्लाइकन्स। ठीक है। ये गैग्स जो होते हैं, जब क्योंकि एक ये इनके अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, एक सब्सटेंस पड़ा होता है, तो ये अपनी तरफ पानी को भी खींचते हैं। जब पानी को खींचते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एडिमा सा बन जाता है। एडिमा ये फिर सारा जो कम्प्लेक्स है ना, ये कंप्रेशन का बायस बन रहा होता है ऑप्टिक नर्व की। ठीक है। तो अगर कोई पूछे तो कि क्या इन्वॉल्व हैं, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स या आंसर आएगा ये गैग वगैरह। तो इस एक एमसीक्यू से कई निकल सकते हैं मतलब साथ। ठीक है। अच्छा जी, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद जॉ क्लॉडिकेशन, टेम्पोरल हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस, टिपिकल है गेस्ट जॉइंट सेल आर्थराइटिस का। मेरे यूट्यूब लेक्चर में ना, मेरे यूट्यूब पे जो कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें ना वेस्कुलाइटिस का एक ओपन लेक्चर पढ़ा है, उसमें भी देख लीजिएगा, सारे वेस्कुलाइटिस डिस्कस हुए हैं 6-7 ना। अच्छा, उसमें जॉइंट सेल है, और इसमें क्या देना होता है, फौरी तौर पे आपने इवन बिफोर बायोप्सी हाई डोज स्टीरॉइड देने होते हैं। ये भी सवाल आ जाता है ना साथ में। तो आपने बिफोर इवन बायोप्सी का वेट किए बगैर, क्योंकि टाइम इज मनी, आपका विजुअल लॉस हो जाता है, और विजुअल लॉस ब्लाइंडनेस इज इरिवर्सिबल इन दिस केस। ठीक है। और बिफोर बायोप्सी आप ये हाइड्रो स्टीरॉइड देते हैं। और क्या साथ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास एक, क्योंकि ये सेगमेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है ना, तो एक जगह से अगर आपको एक जगह की बायोप्सी नॉर्मल आ गई है, तो आप दूसरी साइड की भी जो जॉइंट सेल है ना, दूसरी साइड की टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी करेंगे। ठीक है।
वेजनर में क्या होता है, वेजनर में आपका टिपिकल सी बनता है। सी से मुराद ये, अगर आपका फेस है ना, नीचे ये आपके लंग्स पड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका सी बनेगा, ठीक है। ये वाहिद ग्रेनुलेट वो है जो साथ में आपके लंग्स को इन्वॉल्व करने के साथ साथ ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जो कर रहा है इश्यूज ना, तो आपके साइनसाइटिस वगैरह हो सकते हैं, कैविटरी लीजन्स हो सकते हैं नेजोफेरिंक्स में, ठीक है। सी से मुराद ये वाला है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी ये सारा एरिया आपका करके, और साथ में फिर ये लंग्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। हेमोप्टासिस वगैरह और इस तरह के, तो अगर ये अपर रेस्पिरेटरी और साथ में इसका रीनल इफेक्ट भी होता है, जारी बात है, तो अगर अपर रेस्पिरेटरी के साथ एसोसिएटेड साइंस आके और लंग पैथोलॉजी भी डिस्कस हुई हुई है, तो लंग पैथोलॉजी वगैरह भी डिस्कस हुई हुई है, तो आप समझ जाएं कि वेजनस की बात हो रही है, ठीक है। बट अच्छा जी, CKD patient with coarse crackles and SOB should be tested in the ER with, should be treated in the ER, sorry, treated in the ER with, तो फिरोसमाइड, ठीक है। जब कोर्स क्रैकल आ गया ना, तो इसका मतलब पुल्मोनरी एडिमा है, तो आपने वहां से निकालना है इसको, पानी को, ठीक है। हाँ, यस, पुल्मोनरी एडिमा, गुड। अच्छा जी। The depth or prolongation of inspiration is determined by pneumotaxic center, और ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर MCQ आते हैं। ये पता नहीं किस बुक का है, लेकिन इसमें इसने दे दिया है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, तो इसमें इसने इस दफा दे दिया, तो चलें, अच्छा है, इधर ही आपका ये डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा जी, डैमेज टू S2 to S4 नर्व रूट्स लीड टू, उस दिन हमने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पढ़ा था, तो साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर फीकल इनकॉन्टिनेंस भी आ जाता तो आपने वही ऑप्शन रहती, तो आज वो देखें चेंज होके आ गया, पोडेंडल नर्व का हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो वो नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो जो उस दिन बताई थी ना, वो शियाटिक नर्व और उसके आगे ब्रांचेस और वो सारा, और किस मसल को जा रही है सप्लाई, किस नर्व की है, वो लाजमी आपने करना, वहां से MCQ आएगा। A patient with C5 spinal cord injury develops episodic hypertension when the bladder is full. This is most likely due to अल्फा रिसेप्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कभी कभी रिसेप्टर का सवाल कर लेता है वो, ठीक है, तो अल्फा रिसेप्टर इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो ये अभी तो ये है ना, इसका ए ऑप्शन बनेगा, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, लेकिन वैसे अल्फा रिसेप्टर के थ्रू हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, ये आपका ब्लैडर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके इसका भी अल्फा रिसेप्टर है और इसका भी अल्फा रिसेप्टर है, ठीक है। तो जब ये भर जाता है ना, आपका फुल हो जाता है, तो इसका अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, इसकी एक्टिवेशन को एक्टिवेशन करा रही होती है ब्लड वेसल के इसको, तो जब ब्लड वेसल में अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, तो वो क्या कराता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, आपका BP बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक डिस रिफ्लेक्सिया है, ठीक है, रॉन्ग रिफ्लेक्स है, डिस रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्स में थोड़ा सा चेंज है, बट अल्फा रिसेप्टर मीडिएटेड है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। A patient presents with persistent headache, visual disturbances, and swelling of the optic chiasm, but brain imaging is normal. This presentation is most consistent with, तो टिपिकल साइंस आ रहे हैं आपके पास पेपिलोडेमा के, ठीक है, रेज्ड ICP लीडिंग टू पेपिलोडेमा।
इसका भी देख लीजिएगा फीचर्स ना, कि आपका जो ऑप्टिक डिस्क है उसके फीचर्स क्या आ रहे होते हैं पेपिलोएडिमा में। और पेपिलोएडिमा में सीएसएफ की फिर कौन सी, एलपी की कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, ठीक है। एलपी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये भी देख लीजिएगा। एलपी की कॉन्ट्राइंडिकेशंस में एक रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर या पेपिलोएडिमा भी है। डायलिसेट फ्लूइड इन हीमोडायलिसिस कंटेन्स, तो ये बाइकार्बोनेट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ए डॉग बाइट इंक्लूड, अच्छा जब यूजली वैसे डॉग बाइट होता है ना, तो आपका हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे रहे होते हैं, ठीक है, वूंड साइट पे। आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स आदि जो है वूंड साइट पे, और आदि जो है आप आईएम दे रहे होते हैं। लेकिन साथ प्लस वैक्सीन का कोर्स भी शुरू कराया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो वो है ना जो फौरी तौर पे आपको जो भी रेबीज के थ्रू आपके अंदर एंटीबॉडी वगैरह या जो भी उसका सब्सटेंस आएगा रेबीज का, तो वो उसको बाइंड करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप देते हैं, ताकि बॉडी में बड़ी हुई हो। बाद में जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ेंगी, वो खुद से बढ़ेंगी वैक्सीन प्रोसेस के थ्रू। यानी वैक्सीन आप लगवाएंगे तो आपकी बॉडी वो बढ़ा देगी उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का वैल्यू जो है ना बॉडी में। तो वैसे शुरू में जैसे ही आता है पेशेंट तो आपको दोनों देते हैं। लेकिन डेफिनेटिव, और अगर वो पूछ ले अर्जेंट, तो स्टेटमेंट देख लीजिएगा क्या बनी हुई है, उसके हिसाब से फौरी जो लगाई जाती है ना, फौरी आपके वैल्यूज बढ़ाने के लिए वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, ठीक है। अच्छा, दी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम रेफर्स टू, ये रट्टे वाला सवाल है, सी पे है ये। A low fat diet primarily decreases chylomicrons, ठीक है। The most common cause of patent ductus arteriosus is, क्या लगता है आपको, what is the most common cause? जवाब चेक कर लें आपके। अच्छा जी। वैसे मैंने जो उनको पढ़ाया था अपने स्टूडेंट्स को, तो इट वाज प्री मैच्योरिटी जो कि सबसे मेजर कॉज था, ठीक है। रुबेला क्या है? नहीं, प्री मैच्योरिटी ही कॉज है आपका, बिल्कुल ठीक है ये। प्री मेच्योरिटी क्यों कॉज है? हाँ जी, और मेरा एक वैसे वो आपके, मेरे ख्याल में आपका तो पीडियाट्रिक्स से आपका ताल्लुक नहीं है ना, एक लेक्चर भी पढ़ा हुआ है जो उसमें है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पे ना, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का, यूट्यूब पे। तो उसमें जो मैंने एंड पे एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं ना, उसमें एक यही था, पेटेंट डक्टर आर्टीरियोसिस का उसके साथ लिंक, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। वो इसीलिए था कि प्री मेच्योरिटी में होता है, और प्री मेच्योरिटी जो है वो कॉमन जो है कॉज बनती है पेटेंट डक्टर आर्टेरियोसिस का। चलें जी, ये हमारे 1:15 तक आज हो गए हैं। कल ये पेपर हमारा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, और परसों फिर हम दूसरा पेपर देखेंगे। कल देखेंगे, अगर कल मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालता हूँ, ताकि मेरा दिल है कि परसों तक ना आपका जो तीसरा मेडिसिन का पेपर है ना वो ख़त्म हम कर दें, क्योंकि उसके एमसीक्यूज भी कम हैं, उसके 140 हैं, ठीक है, जो रिकॉल एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। तो 19 तक हम ये करें, फिर ईद शीद मनाते हैं, तो फिर 23 से दोबारा शुरू करेंगे सिलसिला, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।